जो हमारा मुद्दा सामाजिक न्याय है, उसका थोड़ा-सा चैप्टर बचा था उसके हमने पिछली क्लास में हमने एक चीज़ बात कर ली थी कि सामाजिक न्याय होता है। यानी समाज में प्रत्येक वर्ग को जो समान अवसर मिले और अवसर कैसा? जो भेदभाव रहित हो, जिसमें भेदभाव नहीं हो, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, उससे हम सामाजिक न्याय की श्रेणी में मान सकते हैं। मैंने एक चीज़ कही थी कि सामाजिक न्याय स्थापित करने की ज़िम्मेदारी है प्रत्येक व्यक्ति की, है समाज की और सरकार की भी। न्याय के प्रकार की बात की थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होता है। तो प्रस्तावना भी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी ये उल्लेखित है। दूसरी बात मैंने एक चीज ये नोटिस की थी कि एक चीज ये बताई थी कि सामाजिक न्याय के उद्देश्य क्या, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के दृष्टि से। सामाजिक न्याय अगर मैं बात करूं तो सामाजिक न्याय के उद्देश्य है समता मूलक, यानी एक समान समाज की स्थापना कर, और समाज के जो प्रत्येक वर्ग है, प्रत्येक व्यक्ति है, उसकी जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा के विकास का समान रूप से हर व्यक्ति को एक अवसर देना सामाजिक न्याय। ठीक है। हमने बात कर ली थी आर्थिक असमानता की, जो गरीबी और अमीरी के आधार पर कुछ लोगों के पास धन संपदा, शक्ति, स्वास्थ्य अधिक हो और कुछ के पास कम हो। गरीबों के पास कम होते हैं, अमीरों के पास ज्यादा होते हैं। सामाजिक असमानता, अगर कोई व्यक्ति जिस समाज में जन्म हुआ है, जिस समाज में पला बड़ा है, उसको सामाजिक आधार पर जो उसको उसके समाज माता पिता की जो सामाजिक परिस्थिति होती है, वही उस व्यक्ति उस बालक को प्राप्त होती है। ठीक है। ये चीज भी हमने सामाजिक बहिष्कार, किसी व्यक्ति को समाज के जो ऐसे तौर तरीके होते हैं इसमें से किसी समाज या किसी व्यक्ति को क्या कर देते हैं, मुख्य समाज के वर्ग से उसको अलग कर देते हैं, हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं, या उसको घुलने मिलने से रोका जाता है। ये बात हमने कर ली थी। हर व्यक्ति में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण होता है अवसरों के समान वितरण होना। और अवसरों के असमानता में जैसे मान लो कि इनको उचित ठहराने वाले लोग क्या मानते हैं? उचित ठहराने वाले लोग ये मानते हैं कि समाज में जो गरीब है, ऐसे व्यक्ति या तो प्रतिभा की कमी होती है, योग्यता की कमी होती है, या फिर वो परिश्रम नहीं करते, इस वजह से वो गरीब है। ठीक है, ये बात इसमें मानी गई थी। दूसरी बात थी, मैंने एक चीज कहूं तो आपके समक्ष एक जैसे मान लो कि कुछ भाग्यवादी लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि हमारे तो भाग्य में गरीबी लिखी है, या वो ये मानते हैं कि हमने पिछले जन्म में कोई मान लो कि ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जिसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। ये भी एक प्रकार से हम बात करें तो अवसरवादी, जबकि हकीकत ये होती है कि गरीब लोग हैं, अमीरों की बजाय अगर मैं बात करूं मेहनत की, तो बहुत ज्यादा मेहनत करते, लेकिन उनका स्किल कितना क्या किस आधार पे, अब उनको समान अवसर नहीं मिल पाता बस। कुछ लोग हैं मेहनत करते हैं, मेहनत का अवसर उनको अच्छा मिल जाता है, जिसकी वजह से उनकी मेहनत निखर जाती है। और तैयारी तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन जब आप सफल होते हो तब आपकी तैयारी के मायने लोग पूछते हैं कि आप क्या पढ़कर सफल हो? आपने कहाँ से क्लासें ली थी, ये पूछा जाता है। और जब मान लो कि जब तक व्यक्ति सफल नहीं होता तब तक कोई नहीं पूछता कि आपके नोट्स कितने जबरदस्त हो, आपकी क्लासें जहां से ली वो कितने जबरदस्त पढ़ा रहे हो। सक्सेस के बाद में पूछा जाएगा कि आपने कौन सी क्लासें ली, ये टॉपिक कहाँ से पढ़ा था। ये महत्वपूर्ण होता है। यानी अवसर सबको समान रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते, हर कोई तैयारी नहीं कर पाता है। ठीक है, ये बातें, ये मुद्दे हमने कही थी, और ये मैंने कहा कि पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता के विचार, और एक चीज मैंने कही थी भेदभाव, जो सब लोगों के समान रूप से उपलब्ध हो और कुछ लोगों को वंचित किया जाए, वो भेदभाव है। रूढ़िवादिता एक विचारधारा जिसे एक समूह श्रेणी, एक समूह एक व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को या व्यक्ति को एक विशेष श्रेणी में डाल दिया जाता है, जैसे पहले जराइम पे ऐसा हुआ करता था। एक चीज रूढ़िवादिता होती है जिसमें बिना किसी तथ्य को जांचे परखे हम क्या कर लेते हैं, हम उसकी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अब अगले सवाल अपने लिए ये होता है कि सामाजिक असमानता के जो ग्रसित वर्ग है वो क्या होता है। ये हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे सामाजिक असमानता से ग्रस्त वर्ग, या इसको हम बोल सकते हैं सामाजिक असमानता के रूप। सामाजिक
असमानता या सामाजिक जो भेदभाव है के रूप कौन से है? दोनों एक ही चीज है, नोट करना। सामाजिक असमानता में एक चीज तो देखना आप है, सबसे पहले मैं जैसे बात करूं तो जैसे एक तो मैं ले लूं कि हमारा समाज क्या होता है, हमारे समाज में जाति प्रथा बहुत ज्यादा है, जाति प्रथा का प्रभाव बहुत ज्यादा है। जाति प्रथा, अच्छा, जाति प्रथा है क्या? जाति प्रथा एक शोषणकारी, एक बहिष्कारी, यानी इसमें जाति प्रथा में क्या होता है, शोषण होता है, इसमें बहिष्कार होता है, ये एक प्रकार से अपमानजनक है, ठीक है। ये एक प्रकार से बहिष्कारी है, ये एक प्रकार से शोषणकारी है। और इसमें हम देखते हैं कि जातियों को हम उच्च और नीच के आधार पर बांट रखे होते हैं। उच्च जातियों के लोग निम्न जातियों के लोगों को अधिकारों से वंचित कर देते हैं और उनके लिए वो हमेशा के लिए कायम हो जाते हैं कि आप हमेशा, यानी जाति प्रथा। भगवान, अगर मैं बात करूं तो एक मनुष्य, शुरुआत में मनुष्य हुआ करता था, मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए, एक जीवन को सही तरीके से जीने के लिए जाति और धर्म बनाया था। यानी जाति प्रथा ऊपर वाले ने बनाकर नहीं बेचा है, ये मनुष्य की बनाई हुई चीज। धर्म, मनुष्य धर्म एक जीवन जीने का तरीका है जिसको हम अलग अलग आधार पर अलग अलग रूपों में ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहां से सवाल ये बनता है कि एक प्रकार से अब जब जाति प्रथा का बहुत ज्यादा अतिवादी रूप हो जाता है, जिससे हम मान लो कि हम कह सकते हैं, इसका जो अतिवादी रूप होता है ना, उसको हम बोलते हैं अस्पृश्यता या छुआछूत। अस्पृश्यता, इसका अतिवादी रूप क्या कहलाता है? अस्पृश्यता, छुआछूत। और अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें हमारा समाज कैसा है? पुरुष प्रधान समाज है। हमारा समाज है पुरुष प्रधान। और अगर मैं बात करूं पुरुष प्रधान समाज की, तो सीधी सी बात है कि महिलाओं के साथ ऐसे समाज में क्या होता है, महिलाओं के साथ हिंसा और उत्पीड़न होता है। महिला हिंसा और महिला उत्पीड़न की शिकायतें ज्यादा होती है। यानी महिलाओं को, मैं ये कहूं कि अवसरों की समानता नहीं मिलती है, महिलाओं को अवसरों में समानता नहीं, महिलाओं को आगे बढ़ने का, पुरुष प्रधान समाज में आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, नहीं प्रदान किया जाता उनको समान अवसर। इस चीज को हम ये ले सकते हैं कि महिलाएं, अगर मैं बात करूं, कई अपने परिवार ऐसे देखे होंगे कि हमारे परिवार में तो पढ़ाइयां नहीं होती है, हमारे परिवार में तो घूंघट पर्दा होगी होगी, हमारे परिवार में अगर आप मान लो कि बेटी का विवाह करते हो तो हमारे ये रूल्स मानने होंगे। तो यानी हमारे यहाँ पूरी की पूरी सिस्टम है पुरुषों के हाथ में होगा, सारा मैनेजमेंट, महिलाओं को सिर्फ उनका ऑर्डर मानना होगा। यानी एक चीज मैं कहूं तो ये एक प्रकार से क्या होगी, महिलाओं का शोषण वाला तरीका हो गया। पुरुष प्रधान समाज है, महिला प्रधान क्यों हो नहीं सकता? इतिहास उठा के देखते हैं तो एक ही चीज मिलती है। अमरावती में एक शासक है गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी यानी माता के नाम से शासन हुआ करता। बाकी कहाँ मिलता है आपको महिला प्रधान से, मान लो महिला प्रधान सत्ताएं बहुत कम मिलती है इतिहास में देखने को, ठीक है। तो ये चीज भी एक प्रकार से मैं कहूं तो इस प्रकार के जैसे मान लो कि सामाजिक असमानता का एक रूप है। एक देखो, विशेष योग्यजन होते हैं, विशेष योग्यजन, विशेष योग्यजन में क्या होता है, कौन आते हैं? यदि अगर कोई शारीरिक रूप से विकलांग है, यदि कोई मानसिक विकलांग को वर्तमान में से दिव्यांग बोला जाता है, या मैं एक चीज कहूं कि दृष्टिबाधित,
दिखने में कमी कोई दिक्कत है तो उनको विशेष योग्यजन में माना जाता है। और विशेष योग्यजन में आपको पॉइंट ये नोट करना है कि विशेष योग्यजन के लिए वर्तमान में जो समाज के रीति रिवाज है, वर्तमान के जो समाज के रीति रिवाज है, इन विशेष योग्यजन की जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, ये रीति रिवाज उन्हें पूरा नहीं करता है। ठीक है, अब पूरा नहीं करता है इसका मतलब है ऐसे शारीरिक रूप से कोई विकृत है, मानसिक रूप से विकृत है, दृष्टि बाधित है, शरीर में कोई सी प्रकार की अगर मान लो की बीमारी है, तो ऐसी स्थिति में उनको समाज में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है अपने आप को स्थापित करने के लिए। तो ये भी मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार से सामाजिक असमानता का है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं जैसे बात करूं, एक दो पॉइंट और ले लेते हैं इसी में। धार्मिक और भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक है उनके साथ भेदभाव होता है। मैं ये कह दूं कि धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव अक्सर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे और एक दो बात पॉइंट ले लेते हैं, तो इसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको समान अवसर नहीं मिलता और समाज में उनको हाशिए पर धकेल दिया जाता है। ये कह सकते हैं कि आर्थिक पिछड़े लोगों को समाज द्वारा हाशिए पर धकेल दिया जाता है। समाज में कोई व्यक्ति पिछड़ गया है तो फिर समाज से वो कट जाता है, अलग हो जाता है। बहुत कम चांस होते हैं कि समाज उसको साथ लेकर चलता है। इससे उदाहरण आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे कि समाज साथ लेकर चला किसे, जो पिछड़ चुका है समाज में या ऐसे व्यक्ति की। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना। अब मैं एक चीज और अगले पॉइंट की बात करूं तो अगले महत्वपूर्ण बात यह आ रही है अपने लिए कि समाज में जो वंचित और जो पिछड़े वर्ग है उन समुदायों की एक सूची बनी। समाज में वंचित और पिछड़े वर्गों की सूची, वंचित और पिछड़े वर्गों की सूची। समाज के लोगों को अगर हम करें तो इसको हमने तीन प्रकार की सूची में बांटा है और इसको आप अच्छे से जानते हो। एक तो अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति और एक अन्य पिछड़ा वर्ग। एक तो मैं कह दूं अनुसूचित सूची, सूची नंबर एक है ये। ठीक है, अनुसूचित जाति एक होती है। सूची नंबर दो की बात करूं तो अनुसूचित जनजाति, और एक में जैसे बात करूं अन्य पिछड़ा वर्ग। ये संविधान में अगर मैं बात करूं तो इनके लिए ये उल्लेख दिया गया है और संविधान में भी उल्लेख है। इसमें कौन सी जातियां किस में शामिल की गई है? इसमें आती है समाज की वंचित
और अति निम्न जातियां इस सूची में शामिल की गई है। एक इसमें आती है अनुसूचित जनजाति, और जनजाति में याद रखना इसको आपको, आदिवासी जो जातियां ना उनको शामिल किया गया। अन्य पिछड़े वर्ग में याद रखना इसमें शामिल किया है। देखो, एक तो शिक्षा के आधार पर और एक सामाजिक आधार पर हमने अनुच्छेद 15-16 में पढ़ते हैं। सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियां। अब इसमें आर्थिक रूप से वर्तमान में ये भी ले सकते हैं, जो ईडब्ल्यूएस होना है वो भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग नाम उसको दिया गया है। ठीक है, एक चीज याद रखना, एक शब्द और होता है, आपको पता हो तो, सब ये होता है कि अल्पसंख्यक शब्द होता है। अल्पसंख्यक में आते हैं जिसको भाषा और धर्म के आधार पर जो छोटा समूह होता है उसको अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। ये कह दूं, एक तो देखो, भाषा एवं धर्म के आधार पर छोटा समूह, छोटा समूह मतलब बहुत कम लोग हो जो कोई एक भाषा बोलने वाला हो, बहुत कम लोग हो जो एक धर्म मानने वाले, ऐसे समूह इसमें शामिल किया गया है। ये चीज नोट करना कि वंचित और पिछड़े वर्गों की सूची, यानी मैं बात करूं तो इन सूची को हमने कितने प्रकारों में बांटा है? 3 प्रकारों में। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। देखो, एससी, एसटी और ओबीसी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, संवैधानिक भी वर्तमान में अनुच्छेद तीनों अनुच्छेद 338 में उल्लेखित किए गए। नेक्स्ट अपने लिए पॉइंट आएगा, हम बात कर लेते हैं कि सरकार क्या करती है। सामाजिक की न्याय स्थापना के लिए बहुत सारे प्रयास करती है, यानी सामाजिक न्याय स्थापना के प्रयास। सामाजिक न्याय स्थापना के प्रयास अब तक कौन से किए गए? सबसे पहले मैं एक चीज बात करूं तो पहला प्रयास अपने लिए ये ले सकते हैं, यानी सरकार द्वारा, समाज द्वारा इस न्याय स्थापना के लिए, जैसे मैं बात करूं तो संविधान में भी बहुत सारे प्रयास किए गए। संविधान में भी समय समय पर इस प्रकार की कुछ संशोधन भी किए गए। संविधान में मूल रूप से भी इसमें जोड़ा गया है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें इसके अकॉर्डिंग आपको नोट करनी। अब अपने लिए सवाल ये बनता है कि सरकार ने कहां कहां और किस आधार पर प्रयास। तो मैं एक चीज बताऊं कि जो संसद है, भारतीय संसद, और जो राज्य की विधानमंडल है, यानी संसद और विधानमंडल में लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा है उसमें एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित है। तो मैं ये कह सकता हूं, एक तो देखो, संसद एवं राज्य विधानमंडल में ऐसी मतलब अनुसूचित जनजाति और एसटी का मतलब होता है अनुसूचित, सॉरी, एससी का मतलब अनुसूचित जाति और एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल कास्ट, ठीक है, के लिए तथा स्थानीय निकायों में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास तथा
महिलाओं के लिए सीटें, या मैं ये कह दूं स्थान निर्धारित। अब यहां से समझने वाली बहुत सारी चीजें नोट करना, ये चीज समझना आपको। सबसे पहले बात, मैं ये कह दूं संसद है, तो संसद में दोनों सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि आरक्षण कौन से में? सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है। तो मैं यहां से ये कह दूं कि लोकसभा में। ठीक है, डीप जानकारी के लिए ये नोट करना। अगर राज्य विधानमंडल की बात आए तो विधानसभा और विधान परिषद होते हैं, लेकिन कौन से सदन में यह आरक्षण है? आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में ही है, ध्यान रखना, बाकी में नहीं है आरक्षण। ऐसी शब्द जहां है इसका मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति, एससी का मतलब, और एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, दूसरी बात मैं यहां से बात करूं, इसमें देखो एससी के लिए आरक्षण है और एसटी के लिए आरक्षण है लोकसभा और विधानसभा में। फिर मैंने बात की स्थानीय निकायों में। स्थानीय निकाय में क्या आती है? जैसे पंचायती राज है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और नगरीय निकाय, इसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम आते हैं इसमें। इसमें देखो ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखो महिलाओं को जो आरक्षण है ना स्थानीय निकाय में, कितना परसेंट है? 50% है। ठीक है, ये चीज नोट करना। जबकि स्थानीय निकायों में एससी और एसटी को भी आरक्षण है, ध्यान रखना। एससी और एसटी, एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं को, राजस्थान की बात करें तो इन सबको आरक्षण प्राप्त है। महिलाओं को कितना है? 50% स्थानीय निकायों में सीटें निर्धारित है। ठीक है, एक चीज और नोट करना, नोट ये करनी है कि 2023 में संसद में नारी अभिनंदन एक्ट, नाम ही 2023 से, ध्यान रखना, पारित किया गया, जिसके तहत लोकसभा, देखो पहले ऊपर वाली लाइन में नहीं है लोकसभा, एवं विधानसभा, विधानसभा में ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है ना, वो शामिल है, और बाकी राज्यों की है ही। मैं महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया। ये अभी तक एक तो नोट करना है कि ये लाइन लागू हुई नहीं है, इसके तहत हमने 106वां संविधान संशोधन किया था। हुआ कब? 2023 में। तो नया संसद भवन बना ना, नए संसद भवन की विशेष बैठक में यह पहला विधेयक लेकर लाया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन इसको अभी तक पारित नहीं, यानी पारित तो कर दिया लेकिन इसको लागू नहीं किया, अभी तक लागू नहीं, यानी अब तक लागू इसको नहीं किया। अगले चुनाव के समय लागू करेंगे, ये तो चुनाव की फंडाता एक तरह से हम बात करें। ठीक है, हो सकता है करें, लेकिन अपने लिए क्वेश्चन बन रहा था इसलिए मैंने ये चीज नोट करवा दी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, एक और जानकारी के लिए मैं यहां से बात करूं तो सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है, सीटें निर्धारित है। अनुच्छेद 15-16 पढ़कर आए हम। देखो 15 में है शिक्षण संस्थाओं, तथा सरकारी नौकरियों
में स्थान आरक्षित। अब मान लो कि जो पिछड़े हुए समुदाय है, पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए हमने क्या किया है, सरकारी नौकरियों में सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में स्थान आरक्षित करने का प्रावधान इसमें जोड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, समाज में जातिगत जो भेदभाव है वो और अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए हमारी सरकार द्वारा कई प्रकार के कानून भी बनाए गए। अनुच्छेद 17 हम पहले से लागू कर चुके हैं। ठीक है। समाज में जातीय भेदभाव और अस्पृश्यता का मतलब हो गया स्पर्श नहीं करना, यानी छुआछूत की समाप्ति के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए। अब यहां से मैं बात कर लूं, जैसे एक कानून है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, हम पढ़ चुके हैं। कब? अनुच्छेद जब 17 पढ़ा था उसमें। मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं, SC ST अत्याचार निवारण एक्ट 1989, यानी इसको हम बोलते हैं SC ST एक्ट 1989। और ये हम कब लागू कर चुके हैं? इसको हम 1989 में, इसको SC ST एक्ट के नाम से जानते हो। बहुत पॉपुलर एक्ट है, ध्यान रखना। ठीक है। एक अस्पष्ट अपराध अधिनियम हम पहले ही बना चुके हैं 1955 के नाम से। तो, फिर 1900 इसमें 76 में हमने नागरिक अधिकार अधिनियम नाम कर दिया गया था। ठीक है? तो ये जानकारी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। और थोड़ी और बताऊं, जैसे नंबर 5 कितने नंबर पे हो गए ये? 4 नंबर पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखो, नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा ज्यादा होती है, छेड़छाड़ की भावनाएं ज्यादा होती है। घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून बनाकर दंड देने के प्रावधान। सबसे ज्यादा महिलाएं क्या है, सामाजिक अन्याय का शिकार होती है। छेड़छाड़ की घटनाएं महिलाओं के साथ ज्यादा होती है। घरेलू हिंसा की घटनाएं महिलाओं के साथ ज्यादा होती है। तो महिला की अगर मैं बात करूं, महिला संरक्षण एक्ट है 2005, इसके तहत सरकार ने बना रखा है। ठीक है। जैसे लिखो, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए। के हर टॉपिक के क्वेश्चन जरूर आपके लिए सोल्व करवाए जाएंगे। सारों के लगभग मैं कोशिश करूंगा एक साथ ले जाऊं, लेकर आऊं क्वेश्चन। जैसे महिला संरक्षण एक्ट है,
ये आया था 2005 में। और इसके तहत महिलाओं को सुरक्षा के संबंध में, हिंसा के संबंध में, अगर जैसे मान लो कि कुछ अधिनियम और भी है, जैसे महिलाओं के संदर्भ में, बच्चियों के संदर्भ में पोक्सो अधिनियम है, ठीक है। हमने इससे पहले भी जैसे मान लो बाल अधिकार के संदर्भ में के लिए हमने पढ़ा था, ठीक है। 12 साल या इससे कम आयु की लड़की के साथ अगर मान लो कि बलात्कार किया जाता है तो 2018 के बाद सरकार ने ये प्रावधान कर दिया कि उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, ठीक है। कानून बनाया और इस कानून के तहत सरकार क्या कर सकती है इसमें, यानी न्यायालय द्वारा कठोर दंड का प्रावधान भी इसमें शामिल है, ध्यान रखना। अगर इस स्थिति है, यानी वर्तमान में अगर आप महिलाओं को लगातार 14 सेकंड तक घूर कर देखते हो तो भी इसमें केस दर्ज हो सकता है, छेड़छाड़ का, हिंसा का, इस संबंध में, यानी आप मानसिक तौर पे हिंसा या प्रताड़ित कर रहे हो किसी, तो इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए ये प्रयोग सरकार के द्वारा ये कार्य किया गया। एक हम अनुच्छेद पढ़कर आए हैं 39, और 39 में हमने पढ़ा था समान काम के लिए, समान काम के लिए समान मजदूरी, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। समान मजदूरी आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 39 है। 39 का चौथा भाग है, तुम बोलते ABCD, ठीक है। 39 के डी में ये दिया हुआ है समान काम के लिए समान मजदूरी। अगर महिला और पुरुष को काम समान रूप से करवाया जा रहा है तो मजदूरी भी उनको समान रूप से मिलनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जैसे सरकार ने और है विशेष योग्यजन होते हैं ना, विशेष योग्यजन के लिए नौकरियों में आरक्षण, यानी जो विकलांग है या कोई और भी कंडीशन है जिसके वजह से बाकी से वो क्या है, अलग है, या विशेष आवश्यकता है उसे, तो सरकार के द्वारा उनके लिए भी क्या किया गया, नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया, यानी स्थान आरक्षित किया गया। मैं अब ये कह सकता हूं कि आरक्षण या फिर कहें कि स्थान आरक्षित है उनके लिए, सीटें आरक्षित है उसके लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक दो पॉइंट और ले लें तो हम ये ले सकते हैं कि बाल श्रम एक तो गैर कानूनी है, एक प्रारंभिक शिक्षा है वो अनिवार्य और निशुल्क है। प्रारंभिक शिक्षा है वो क्या है, एक तो निशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। दोनों चीजें बच्चों के लिए, समाज के लिए फायदे की चीज है, तो इसमें ले सकते हैं बाल श्रम गैर कानूनी है, तथा प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क। जन्म से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए तो आंगनवाड़ी में शिक्षा है, और 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए उनके माता पिता शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। तो ये प्रावधान सरकार द्वारा कर दिया गया है। और एक पॉइंट और ले ले तो एक चीज देखो, यानी धर्म और भाषा के आधार पर जो बाकी लोगों से अल्पसंख्यक है उनको शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है, और अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार भी सरकार के द्वारा दिया गया, ठीक है। इसमें धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को
अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने तथा अपनी भाषा, अपनी लिपि एवं अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, यानी ये जो अधिकार है ना, ये संवैधानिक अधिकार है, संविधान में उल्लेख है। संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। आपको पता अनुच्छेद 29 में हम पढ़कर आए थे ये लाइन। यहां से मैं एक चीज बात करूं तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो अगर हम बात करें तो इससे संदर्भित है, और ये जानकारियां सामाजिक न्याय में मुख्य रूप से आती है। ठीक है, तो मैं अगर हम बात करें आज की क्लास में हमने थोड़ी सी हल्की फुल्की जानकारी के बारे में बात की, वो थी एक तो सामाजिक असमानता से ग्रस्त जो वर्ग होता है, या फिर मैं बात करूं कि जो सामाजिक भेदभाव या सामाजिक असमानता है उसके रूप कौन से, उन रूपों के संदर्भ में बात की। तो एक तो जाति प्रथा है, तो बहुत ज्यादा विकराल रूप लेती है, तो ये अस्पृश्यता में बदल जाती है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, ये जाति प्रथा एक प्रकार से निम्न जातियों का शोषण करती है, उनको बहिष्कृत करती है, और उनके साथ अपमानजनक की स्थिति में यानी अपमान उनका करती है। एक समाज जो पुरुष प्रधान होता है, उसमें पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के साथ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती है, और महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर भी नहीं मिल पाता। पहले जो पुरुष प्रधान समाज हुआ करता तब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार भी नहीं होता था, एक समय था महिलाओं को लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार भी प्राप्त नहीं होता था, घर से बाहर निकलने की तक अनुमति नहीं हुआ करती थी। ठीक है, विशेष योग्यजन की बात करें तो शारीरिक मानसिक विकलांग, या मैं कह सकता हूं कि दृष्टिबाधित है वो भी विकलांग है, उनके लिए सरकार, यानी मैं बात करूं तो ये लोग हैं इस प्रकार से जो मानसिक विकृत है या शारीरिक विकृत है, वो समाज के रीति रिवाज इस प्रकार के होते हैं कि वो उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, और समाज में उनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक है तो उनके साथ भी भेदभाव होता है, यानी जो धर्म और भाषा में बाकी लोगों की बजाय संख्या में कम है तो उनके साथ भी क्या होता है, भेदभाव होता है। ठीक है, आर्थिक पिछड़े लोगों को समाज द्वारा हाशिए पर धकेल दिया जाता है। हाशिए का मतलब एक विशेष यानी मुख्य धारा से अलग धकेल दिया जाता है, जिससे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर आता है वंचित और पिछड़े वर्गों की सूची। तो इसमें तीन सूचियां हैं। अनुसूचित जाति जो समाज के वंचित और अति निम्न जातियां ना, अति निम्न यानी बहुत ज्यादा निम्न स्थिति में है, ऐसी जातियों को शामिल किया गया। और शेड्यूल कास्ट होती है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें आदिवासी जनजातियों को शामिल किया गया है, यानी इसमें जो आदिवासी जाति है वो इसमें शामिल है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग में सामाजिक आर्थिक या शैक्षिक रूप से जो पिछड़ी जाति है उनको शामिल किया गया है। इसमें जो अन्य पिछड़ा वर्ग में वो जातियां याद रखना, ये जो नंबर 1 और 2 पर हमने दिए ना सूची 1 और 2, ये इसमें ध्यान रखना, ये शामिल इसमें नहीं होगी, अन्य पिछड़ा वर्ग में ये दोनों शामिल नहीं है। अल्पसंख्यक भाषा और धर्म के आधार पर एक छोटा समूह होता है उसको कहा जाता है, जैसे मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है। सामाजिक की न्याय स्थापना की प्रयास हमने किए, तो संसद में लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण है। जैसे मैं बात करूं तो लोकसभा में याद रखना, लोकसभा में एससी के लिए कितने हैं, 84 सीटें आरक्षित, और एसटी के लिए कितने हैं, 46 सीटें आरक्षित है वर्तमान में। और राजस्थान की विधानसभा में मैं अगर बात करूं तो राजस्थान की विधानसभा में एससी के लिए सीटें आरक्षित है 34, और एसटी के लिए सीटें आरक्षित है वर्तमान में 25 सीटों का आरक्षण इसमें दिया हुआ है। स्थानीय निकायों में ओबीसी एससी एसटी यानी एससी एसटी और ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं को 50% आरक्षण निर्धारित किए। इसका मतलब सामाजिक न्याय का प्रयास इसमें किया गया है।
2023 में संसद के पहले अधिवेशन की बात करूं, नए संसद भवन की बात करूं, विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल, यानी इसको हम बोलते हैं नारी अभिनंदन एक्ट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं महिला आरक्षण अधिनियम, महिला आरक्षण एक्ट या अधिनियम इसको बोला जाता है। ठीक है, इस एक्ट के तहत 33% आरक्षण की बात की गई, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया, क्योंकि 2026 में सीटों का परिसीमन होना है और 2031 में जनगणना होनी है, उसके बाद प्रयास किया जाएगा, यानी अगले चुनावों के समय की बात है। हमने शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में स्थान आरक्षित किए गए हैं, अनुच्छेद 15-16 में दे रखा है। समाज में जातीय भेदभाव को और अस्पृश्यता को समाप्ति के लिए सरकार ने समय समय पर कानून बनाए। SC/ST एक्ट, अत्याचार उत्पीड़न एक्ट है 1989। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ रोकथाम के लिए सरकार ने कानून बनाए और कठोर दंड का प्रावधान किया, जैसे महिला संरक्षण अधिनियम 2005। समान काम के लिए समान मजदूरी, याद रखना है, अनुच्छेद 39 का डी है, उसमें दिया हुआ है। विशेष योग्यजनों के लिए भी नौकरियां या स्थान आरक्षित किए गए। बाल श्रम, याद रखना, अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम है, गैरकानूनी है। और प्रारंभिक शिक्षा का अनिवार्य और निःशुल्क प्रावधान, आपको पता हो तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद कौन से में 21 के में दिया हुआ है। ठीक है, धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार संवैधानिक तौर पे मिला हुआ है। ये 29 में दे रखा है। ये मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय की कुछ बातें थी, ये सामाजिक न्याय हुआ कंप्लीट, यानी हमने बहुत महत्वपूर्ण 3 टॉपिक और भी करेंगे, इनके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, और भी हम राजनीति के टॉपिक है वो इसी प्रकार से जो बच्चे से उनको कंप्लीट करेंगे। तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ, मस्त रहिए, जबरदस्त तरीके से आप तैयारी करते रहिए, इसी भी प्यारी सी मुस्कान के साथ। जितने दोस्तों को आप भेज सकते हो, यानी इस बेहतरीन क्लास को, बेहतरीन एप्लीकेशन सिस्टम को डाउनलोड करवाइए और जितने साथी जुड़े उनको जोड़ते रहिए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार, राम राम साथियों।